रानी चींटी सभी चींटियों के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी। इससे सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थीं। रानी चींटी टीले के ऊपर खड़ी है। सारी चींटियां एक लाइन में हैं और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पास करती जा रही हैं। दूसरी तरफ चींटियों ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंग शॉट टाइप का शेप बनाया हुआ है, जिसमें वो एक मिट्टी का क्यूब फंसाकर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर कुछ चींटियां उसे कैच करके घर बना रही। ऐसे घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा। सही कहा। पर इसी तरह मन लगाकर काम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा। फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगे। ये भी तो सोचो। ये बात तो सही है। घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। दोस्तों, काम पर लग जाओ। सबको डराया, बड़ा मजा आया। ये है अप्पू हाथी। ये भी इसी जंगल में रहता है, जो बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी सूंड से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है, जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकराकर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अप्पू उन दोनों पर हंसता है। अप्पू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम यहाँ खेल रहे थे। अप्पू की शैतानियाँ रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया। हाँ तो क्या कर लोगे? ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अप्पू अपने घमंड में चूर था और उसने किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहां से चला गया। इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहां आता है। हम देखते हैं सारी चींटियां वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए। अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार क्या, एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं दिखाऊं। अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को ये देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है, सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सबने बहुत मेहनत की है। ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोटी सी चींटी, अब मुझे सिखाओगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अप्पू, तुम बहुत घमंडी हो। याद रहे, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, सभी जानवरों का है और हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें एक दूसरे को परेशान करने की जगह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना साइज देखा है और मेरा साइज देखो। आखिर तुम मेरी क्या मदद आओगी? चलो जाओ यहाँ से। बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहां से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसकी नजर अप्पू पर गई। हम देखते हैं अप्पू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है, जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। अप्पू उन्हें देखकर हंसता है। वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है। इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। हो गया काम। अब हाथी के आते ही मैं उसे जाल में फंसा के पकड़ लूंगा। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? मैं देख के क्यों चलूं? तुम देख के खेलो। बचाओ बचाओ। अब आया ना हाथी जाल के नीचे। अप्पू शिकारी के जाल में फंस चुका था। शिकारी उसे चुपके देख ही रहा था। तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चींटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है। अप्पू को फंसा हुआ देख उसको दया आ गई। रानी चींटी ने अप्पू की मदद करने की सोची। रानी चींटी अप्पू के पास जाती है।
अप्पू, मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। और रही इस शिकारी की बात, तो इसको तो हम मजा चखा देंगे। चलो साथियों। अरे बचाओ, कोई बचाओ इन चींटियों से, बचाओ। ये तो मुझ शिकारी का ही शिकार कर रही हैं, बचाओ। शिकारी के भागते ही रानी चींटी अप्पू के पास आती है। शिकारी तो चला गया, लेकिन मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे पास इसका भी उपाय है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। चूहे राजा, मेरे दोस्त, बाहर आओ दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ चींटी रानी, इतनी परेशान क्यों हो? वो अप्पू शिकारी की जाल में फंस गया है। जरा जाल काटने में मदद कर दो, बेचारा बहुत परेशान है। ये तो एक दिन होना ही था। ये सब अप्पू की शैतानियों का फल है। हाँ, पर है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कहा, चलो। चूहा जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अप्पू के पास आता है और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का जाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। अप्पू आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। हम देखते हैं कि अप्पू जंगल में बैठा है, सारे छोटे जानवर उसके आसपास खेल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। एक बार कालू कौवे को बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वो खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी कालू कौवे को जमीन में एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई देता है। वो खुश होकर टुकड़ा उठाता है और जैसे ही उसे चबाने की कोशिश करता है, दर्द से चिल्लाता है। आह, मेरी चोट, ये तो सिर्फ हड्डी है। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऊपर से खाने को भी मिला तो सिर्फ हड्डी। कालू कौवा फिर खाने की तलाश में उड़ चला। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। अरे वाह, लगता है आज का दिन उतना भी खराब नहीं, खाने का इंतजाम जो हो गया। कालू कौवा जैसे ही रोटी के पास जाके उसे अपनी चोंच से उठाने जाता है, तभी अचानक से एक चील वहां उड़ता हुआ आता है और रोटी का टुकड़ा उठा के चला जाता है। कालू कौवे की चोंच रोटी की जगह जमीन से टकराती है और वो दर्द से चिल्लाता है। आह, मेरी चोट, आज सब मेरी चोंच के पीछे ही पड़े हैं। रोटी भी गई चोंच से, अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। कालू कौवा फिर से खाने की खोज में उड़ता है। वो इधर उधर बहुत खोजता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नाक में एक सुगंध आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है। कालू जैसे ही आंख खोलता है, सामने एक चीज का टुकड़ा गिरा हुआ देखता है। ये क्या है? कालू चीज को इधर उधर जंप कर करके सूंघता है। अरे वाह, ये तो चीज है, मेरा फेवरेट चीज। तो सुगंध इससे आ रही थी। आज तो मेरी पार्टी हो गई। कालू कौवा चीज के आसपास खुशी से डांस करने लगता है। पार्टी पार्टी, चीज पार्टी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। कालू कौवा चीज का टुकड़ा उठाता है और एक पेड़ में बैठ जाता है ताकि आराम से चीज खा सके। जंगल में सोनी लोमड़ी भी नीचे खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। मिल गया खाना। मुझे माफ करना मेरे प्यारे चूहे, आज तुम्हें मेरे मुंह के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सोनी लोमड़ी चूहे के पीछे भागता है, लेकिन चूहा जल्दी से भाग के एक टीले में बने अपने बिल में घुस जाता है। सोनी लोमड़ी टीले से टकराकर नीचे गिरता है। चूहा बिल से अपना मुंह निकालकर उसे चिढ़ाता है। क्या हुआ लोमड़ी भाई, तुम तो एक चूहे से हार गए। अगली बार और तैयारी करके आना। लोमड़ी चूहे को गुस्से वाला लुक देता है। चूहा उसे चिढ़ाते हुए अंदर चला जाता है।
सोनी लोमड़ी दुखी हो गया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो दुखी होकर खाने की तलाश में आगे चलने लगा। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई दी और आवाज सुनकर वो इधर-उधर देखता है। ये आवाज कैसी? लगता है खाने का इंतजाम हो गया। खाना कहीं आसपास ही है। सोनी लोमड़ी इधर-उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नाक में चीज की खुशबू पड़ती है। वाह, क्या सुगंध है! सुगंध इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सोनी लोमड़ी सुगंध का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें कालू कौवा अपनी चोंच में चीज का टुकड़ा पकड़ के बैठा था। सोनी लोमड़ी की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वाह, चीज! ये चीज तो किसी भी तरह मुझे खाना ही होगा। इस कौवे के साथ चीज खाने का तो मजा ही कुछ और होगा, वरना मेरे मुंह से पानी टपकता रह जाएगा और कौवा चीज के चटकारे लेकर उड़ जाएगा। उससे पहले कुछ करना होगा। सोनी लोमड़ी चुपके से पेड़ के पीछे जाता है और जोर से जंप मार के पीछे से कालू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कालू तक पहुंच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। चीज को पाने की सोनी लोमड़ी की कोशिश काम नहीं आई क्योंकि कालू कौवा बहुत ऊपर बैठा था। ये देख सोनी लोमड़ी चीज को खाने की कोई और तरकीब सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वो कालू के पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। सोनी लोमड़ी पेड़ के सामने कालू के पास जाता है। कालू मेरे दोस्त, तो वो तुम हो? वही मुझे लगा कि इस जंगल में इतना सुरीला गाने वाला कौन है और उस पेड़ पर बैठे तुम कितने जच रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का राजा अपने ऊंचे सिंहासन में बैठा हो और तुम्हारी आवाज तो गुड़ से भी मीठी है, जिसे सुन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। क्या? मेरी आवाज? इस बात पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कालू विजुअलाइज करता है कि वो राजा के सिंहासन में क्राउन पहन के बैठा है और गाना गा रहा है और तालियों की आवाज आ रही है। अब सोच क्या रहे हो कालू? जल्दी से एक गाना सुनाकर मेरे कानों को तृप्त कर दो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारा गाना सुनकर पूरे जंगल वासियों को तुम्हारी इस अद्भुत कला के बारे में बताऊंगा। तुम ही हो इस जंगल की आन बान और शान, कालू महान। अब तो इसे गाना सुनाना ही पड़ेगा, तभी तो जंगल में मेरी इस कला का पता चलेगा। कालू चीज पकड़े हुए गुनगुनाने लगता है। सोनी लोमड़ी ये देख टेंशन में आ जाता है। ये तो चीज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ तो करना होगा। ये क्या कर रहे हो कालू? ऐसे मुंह बंद करके गुनगुनाने से क्या होगा? अरे तुम इतने महान गायक हो, गला खोल के गाओ ताकि बाकी जंगलवासी भी तुम्हारे संगीत का आनंद ले सकें। बात तो ये सही कह रहा है। पूरा जोर लगा के गाता हूँ, आखिर बाकी जानवर भी तो मेरी सुरीली आवाज सुने। और जैसे ही कालू ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से चीज का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे सोनी लोमड़ी ने उठाया और वहां से भाग गया। मेरा चीज! रुको! मेरा गाना वापस तो करो मुझे! अरे मेरा गाना तो सुन लो कम से कम। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गाने की प्रैक्टिस करो। तब तक मैं इस स्वादिष्ट चीज का मजा लेता हूँ। वैसे अपना चीज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। सोनी लोमड़ी वहां से चला गया और कालू को समझ में आ गया कि सोनी ने उसकी तारीफों के झूठे पुल बांध के बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाया उस चीज के टुकड़े के लिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी और उसका नाम शांति था। पर गरीबी के कारण उनकी जिंदगी में बस अशांति ही थी। शांति इतनी ज्यादा गरीब थी कि किसी किसी दिन भूखे पेट भी सोना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था और उसके लिए रोज काम करना काफी मुश्किल था। आज तो बेचने के लिए ना कोई सूखी लकड़ी मिल रही है और ना ही खाने के लिए कोई फल मिला। लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। शांति मायूस होकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी और कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली।
इतने सारे फल, आज तो इन्हें भरपेट खाऊंगी। शांति ने खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, पर वो फल इतना कड़वा था कि वो उसे खा नहीं पाई। ओह, ये फल कितना कड़वा है। इसे खाने से तो मेरा पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। फल कड़वा तो था, पर शांति के पास उन्हें खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ये फल नहीं खाती तो भूखे पेट सोना पड़ता, इसलिए वो सोच में पड़ गई। अगर ये फल लेकर नहीं गई तो भूखा पेट सोना पड़ेगा, और भूखे पेट सोने से अच्छा है किसी तरह इसे ही खा लूं। कम से कम पेट तो भरेगा। यह सोचकर शांति ने उन्हें कड़वे फलों को तोड़कर अपने पास रख लिया और घर की तरफ चली गई। और कुछ दूर चलते ही उसे लाला के दुकान के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाई दिया, जिसने लिखा था, फल के बदले चावल ले लो। ये देख शांति वहीं रुक गई। फल के बदले चावल ले लो। लगता है आज मुझे खाने को स्वादिष्ट चावल मिल ही जाएंगे। शांति गरीब जरूर थी, पर वो बहुत चालाक भी थी। बोर्ड पढ़कर उसने कुछ सोचा और लाला की दुकान में चली गई और जंगल से तोड़े हुए फल निकालकर लाला को दिए। लाला जी, ये लो फल और बदले में मुझे चावल दे दो। लाला ने शांति से फल लेकर उन्हें जैसे ही देखा, उसे समझ में आ गया कि फल कड़वे हैं। ये क्या? ये भी कोई फल है? कितने कड़वे हैं, इनके बदले कुछ नहीं मिलेगा। पर तुमने यहाँ बस फल के बारे में लिखा है, उसमें कड़वा या मीठे का कोई जिक्र नहीं। और फल तो फल होता है। अब तुम्हें चावल देने ही पड़ेंगे, वरना मैं महाराज से शिकायत करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देता हूँ। शांति की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए लाला को ना चाहते हुए भी शांति को कड़वे फल के बदले चावल देने पड़े, और इस तरह शांति ने अपनी चालाकी से खाने का इंतजाम कर ही लिया। वाह, इतने दिनों के बाद चावल खाकर मजा आ गया। शांति खाने का स्वाद ले ही रही थी, तभी उसे अचानक सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गई तो देखा महाराज के सिपाही महाराज का ऐलान सुना रहे थे। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सिपाही की बात सुनकर शांति खुश हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वो प्रतियोगिता जीत सकती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो इनाम के पैसों से मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं। शांति प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुरंत राज दरबार पहुंच गई, जहां पहले ही और भी प्रतियोगी मौजूद थे। ये राजमहल के सबसे पुराने चित्रों में से एक है। आप लोगों को बस इतना बताना है कि इसमें कौन सी चित्र बनी है। जो सही बताएगा वही विजेता होगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं बना है। नहीं नहीं, यह एक वीरान जमीन का चित्र है। सब लोग उस चित्र को देखकर अपना अपना राय दे रहे थे, सिवाय शांति के। शांति चुपचाप उस चित्र को देख रही थी और कुछ सोचने के बाद वो आगे आई। महाराज, मैं जानती हूँ ये किस चीज का चित्र है। अच्छा, फिर हमें भी बताओ। महाराज, इस चित्र में हरे हरे घास और एक घोड़ा बना था। अच्छा, हमें तो नहीं दिख रहा। शांति और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें घोड़ा और घास बना था? और अगर था तो अब क्यों नहीं दिख रहा? सब लोग शांति की बात सुनकर हैरान थे, पर शांति को पता था कि वो क्या बोल रही है। उसने मुस्कुराते हुए महाराज को जवाब दिया। महाराज, इस चित्र में एक हरी भरी घास से भरा मैदान था, जिसमें एक घोड़ा घास चर रहा था। और जैसा कि आपने बताया था कि चित्र बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे लगता है कि घोड़े ने मैदान का सारा घास खा लिया, इसलिए ये सफेद दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रही है? चलो ये मान भी लिया कि घोड़े ने सारा घास खा लिया, पर फिर भी घोड़ा तो दिखना चाहिए। बताओ घोड़ा कहाँ है? अब जब मैदान में घास बचे ही नहीं, तो घोड़ा यहाँ रहकर क्या करेगा? वो तो घास की तलाश में यहाँ से चला गया। शांति ने बड़ी चालाकी से ऐसा जवाब दिया कि महाराज उसकी चतुराई से खुश हो गए। बहुत खूब। मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारे राज्य के लोग बुद्धिमान हैं या नहीं, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। धन्यवाद महाराज।
इस तरह शांति ने अपनी चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली और इनाम में मिले पैसों से उसके सारे दुख दूर हो गए। उसे फिर कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा।